नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एक साहब हैं सैम पित्रोदा, अमेरिका में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज अध्यक्ष हैं, यानी कि देश के बाहर कांग्रेस का जो काम धाम है उसके सर्वे सर्वा। सैम साहब ने अमेरिका में बैठे बैठे यहां भारत में कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर दिया और चुनावी माहौल में भूचाल। सैम पित्रोदा इंटरव्यू दे रहे थे। सवाल राहुल गांधी जो देश में लोगों की जायदाद का सर्वे करवाने और फिर 90% को उसके बांटने की बात कर रहे थे, उससे जुड़ा हुआ था। यह बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। जवाब के क्रम में सैम पित्रोदा ने कहा कि आप यहां अमेरिका में देखिए, किसी आदमी ने चाहे जितनी संपत्ति अपने जीवन में बनाई, उसके मरने पर घर वालों को सिर्फ 45% ही मिलता है, 55% तो सरकार ले लेती है। कनेक्ट देखिए, सवाल जायदाद के बंटवारे का और वह जवाब में विरासत टैक्स तक जाते हैं। ऐसे में यह बीजेपी के लिए तो बल्ले पर सटीक जगह पर आई हुई फुल टॉस गेंद की तरह था। सो उसने पूरी ताकत से स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया। पूरा चुनावी पारा पिछले कुछ दिनों में जो गर्मा गया है, उसको सैम पित्रोदा के इस बयान ने परवान चढ़ा दिया है। पहले आप बयान सुन लीजिए, फिर देखते हैं कि सैम के इस बयान के साथ साथ कितनी चीजें जोड़कर बीजेपी ने कांग्रेस की एक बड़ी साजिश का नैरेटिव तैयार कर दिया है। पहले सैम पित्रोदा। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. इन साहब को शायद आप पहचानते नहीं होंगे। जो लोग राजनीति बहुत समझते हैं वो जानते हो कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के एक नेता हैं, राजीव गांधी के अच्छे मित्रों में माने जाते रहे। और कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि जिम्मेदारियां ये साहब भले आप ना जानते हो, लेकिन ओवरसीज जो कांग्रेस का अफेयर होता है, यानी कि भारत के बाहर जो भी कांग्रेस का काम धाम है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरह समानांतर व्यवस्था के मालिक मुखिया है। और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी कांग्रेस में ज्यादा है जिनका कोई जनाधार नहीं है। वही लोग वहां कमान लिए बैठे हैं जिनका जमीन पे काम नहीं है, पहचान नहीं है। लेकिन इनके बयान जो हैं वो पार्टी को मुसीबत में डालते रहते हैं और बीजेपी के लिए बहुत मुफीद और सही मौका देते रहते हैं। सैम पित्रोदा ने इंटरव्यू दिया नहीं कि भारत में चुनावी पारा तपाक से चढ़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में खट से इसको उठाया और वे कांग्रेस पर टूट पड़े। बयान सुनिए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं,
उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा और कांग्रेस के घोषणा पत्र से कुछ बड़े सवाल लेकर के बीजेपी आज की तारीख में चुनावी मंचों पर है और लगातार कांग्रेस पर उसके हमले चल रहे हैं। इन तमाम बयानों को हम दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के साथ ऐसा क्या है कि वो अपने ही दांव में फंसती चली जाती है और उसके साथ बार बार ऐसा होता है। अभी मेरे साथ जो ताज़ा बयान सैम पित्रोदा का है, इस पर अपनी राय रखने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और आज की तारीख में बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। ये सैम पित्रोदा का जो बयान है, हालांकि वो जवाब दे रहे थे राहुल गांधी या कांग्रेस के घोषणा पत्र के उस हिस्से पर जिसमें जायदाद के बंटवारे की बात कही गई है, और वो चले गए अमेरिका के कानून के पास कि वहाँ विरासत टैक्स भी है। इन दोनों को अब रिलेट करने की क्या जरूरत है? बीजेपी अब दोनों को जोड़ रही है कि भैया मंगलसूत्र तक तो ही बांटेंगे, अब आपका कमाया धमाया भी लूट लेंगे। देखिए, क्रिकेट और राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, और टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के मेंटर, उनको ये बात कल ही क्यों कहनी पड़ी, क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स देश ने नकारा। 1985 तक हमारे देश में एस्टेट ड्यूटी लगती थी, जब उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह साहब, जो बाद में जाके देश के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने एस्टेट ड्यूटी को खत्म किया क्योंकि ये रिग्रेसिव है। और इसका एक आपको उदाहरण देता हूं कि इनहेरिटेंस टैक्स का सबसे बड़ा खामियाजा मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज को भोगना पड़ता है, क्योंकि हायर इनकम ग्रुप फैमिलीज जो एचआईजी इंडिविजुअल्स है, वो तो विदेशों में अपना जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांसफर कर देते हैं, तो उनके तो इनहेरिटेंस यहाँ पे है नहीं। पर पीछे कौन बचते हैं? आप जैसे, मेरे जैसे, हमारे दर्शकों जैसे लोग जो पिताजी कमाते हैं जीवन भर ये सोच के कि मैं अपने बच्चों को एक स्टेटस देके जाऊं। मैं आज कमा रहा हूं, आप आज कमा रहे हो, तो हमारा एक उद्देश्य है कि भाई अभी तो है ही, पर उसके अलावा हमारे बच्चों को एक सोशल सिक्योरिटी देके जाए, ताकि गौरव जी, मेरा एक सवाल है आपसे, प्रॉस्पेरिटी के साथ अपना जिंदगी जी सके। जी, कल अगर मैं आपसे सवाल करता कांग्रेस में जब आप थे, तो शायद इसके हक में आप अपना तर्क रखते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तौर पर मैं सवाल लेकर के आता हूं, कांग्रेस पार्टी के तौर पर इस बयान से किनारा कर रही है। खुद सैम पित्रोदा ने कहा है कि मैं एक उदाहरण कोट कर रहा था, इसका पार्टी के घोषणा पत्र या उसकी नीति रीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बीजेपी ने इसको चुनावी एजेंडा बना दिया। मुझे एक बात बताइए, आपके सारे दर्शक और आलोक जी बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, क्या सैम पित्रोदा कोई मामूली आदमी है क्या कांग्रेस में? सैम पित्रोदा मेंटर है, सैम पित्रोदा ने कह दिया वही लाइन है। तो आप इसको ये कह दो कि साहब सैम पित्रोदा का पर्सनल बयान है। आधे से ज्यादा टाइम तो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बयान को पर्सनल बनाने में लगी रहती है। अरे पर्सनल क्या होता है? टाइमिंग। उन्होंने कल ही क्यों बयान दिया? जीवन में कभी इनहेरिटेंस टैक्स का नाम ही नहीं लिया, कल क्यों लिया? और रही बात, आपने पूछा कि आप तो उसको पक्ष में बोल रहे होते अगर कांग्रेस में होते। राणा साहब, मैं जाता ही नहीं,
जिन चीजों में मेरा विश्वास नहीं है मैं उन चीजों पे जाके बहस ही नहीं करता टीवी पे। राम मंदिर के न्योते को ठुकराने का मैंने कभी भी पक्ष में उत्तर नहीं दिया, सनातन की गाली के पक्ष में कभी टीवी पर बैठ के उत्तर नहीं दिया। और जो मैं आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, मैंने आपको बोला था कांग्रेस हेट्स वेल्थ क्रिएटर्स, कांग्रेस देश में वेल्थ क्रिएट करने वाले लोगों से घृणा करती है। आज उसका एक और उदाहरण, तो मैं जो लिखा है, मैंने जो चिट्ठी में लिखा है ना राणा साहब, एक एक पॉइंट अगर ठीक, सच नहीं होना तो आप हाँ, मेरा मैं आपकी बात जो सहमत मान हूं। लो। आपने यह बात अपने इंटरव्यू में ज़रूर कही है। मैं कुछ बातें और रख लेता हूं। आलोक मेहता जी हमारे टूरिस्ट डायरेक्टर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मैं आपके पास गौरव जी आता हूं, बस 2 मिनट दीजिए, कुछ चीज़ें और साफ करूं दर्शकों के सामने। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और उसके स्टार प्रचारक या कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सवालों में खड़ा कर रखा है। उसकी मंशा पर वो गरज रहे हैं। पहले उन्होंने पर्सनल लॉ पर, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए जो वादा किया है कि हम पर्सनल लॉ में बदलाव के हक में तो हैं, लेकिन समुदाय की सहमति और भागीदारी के बाद ही इस पर वो पिले पड़े थे। इसके साथ कुछ और बातें हैं, मसलन पहनावा, ओढ़ावा, खान पान वगैरह वगैरह। जिस समुदाय में पुरुषों ने शाहबानो जैसी महिला को 72 रुपये मुआवजा सालाना नहीं लेने दिया और राजीव गांधी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में संशोधन के जरिए बदलना पड़ा ताकि मौलाना, उलेमा, काजी, इमाम ये सब खुश हो सके, वह समाज पर्सनल लॉ में बदलाव की सहमति कहां देगा? बात भी सही है और सवाल बीजेपी ने यही उठाना शुरू कर दिया। संविधान कहता है कि सरकार सही समय पर नागरिकों के लिए एक कोड तैयार करे, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भी नाम आप दे दें उसको। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफा इसकी जरूरत बताई है। तो एक तो यह मुद्दा, और दूसरा कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जायदाद का सर्वे करा करके उस बंटवारे की जो बात कही है वह, इन दोनों को लेकर बीजेपी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। और इसी बीच में सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाकर एक और मौका दिया है, या बीजेपी के लिए एक और हथियार तैयार कर दिया है। सैम पित्रोदा का बयान आपने सुना। अब आप राहुल गांधी को जायदाद वाले मामले पर कांग्रेस के स्टैंड को रखते हुए सुनिए, ताकि कड़ियां आपको आपस में जुड़ती हुई दिखें। ने कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। गौरव वल्लभ जी, आलोक जी भी मेरे साथ हैं, संजीव सिंघानिया, ये कहीं ना कहीं से ये आइडिया तो आया होगा कि वो जो 22 लोग जिनको नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं, बकौल राहुल गांधी दे दिए हैं, उसका हिसाब करके और उसमें से एक टुकड़ा देश के लोगों को दिया जाएगा। ये ना फिजिबल है ना लीगली वैलिड है। फिर भी यह क्यों आया होगा घोषणा पत्र में, और पार्टी इसको लेकर के इतना उम्मीद से क्यों बनी पड़ी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को बताऊं कि 16 लाख करोड़ का लोन वेवर नहीं हुआ है। लोन राइट ऑफ और वेवर में अंतर होता है। ये बातें मैंने कांग्रेस में भी कई पटलों पे बताई है कि बट्टे खाते में डालना और ऋण को माफ करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। 16 लाख करोड़ किसी के माफ नहीं हुए हैं, पर बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया है, पर राइट टू रिकवरी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में उनसे पैसा उगाही हो रही है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, ये जो आइडियाज है ना, ये घोर लेफ्ट विचारधारा के आइडियाज है। और जो मैंने अपने इंटरव्यू में आपके साथ कहा था कि कांग्रेस पार्टी में जो 2-3 लोग जिन्होंने मॉनिटर के चुनाव भी नहीं लड़े अपने जीवन पे, जो चला रहे हैं, वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं। और लेफ्टिस्ट भी इतने घनघोर है कि दिन भर तो लेफ्टिस्ट की बातें करते हैं और 7 स्टार होटल के स्वीट में बुक करा के रुकते हैं। ये इतने घनघोर लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं। और
रही बात सैम पित्रोदा का बयान, आप उस बयान को गंभीरता से आपको उसको लेना पड़ेगा। सैम पित्रोदा जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस का पर्सपेक्टिव और व्यू है, आप उनको छोटा आदमी मत मानिए। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और डायरेक्ट एक्सेस है उनका कांग्रेस के हुज हू में, जो वो बोलते हैं वो फाइनल होता है। तो ये जो आइडियाज हैं, इसमें कांग्रेस मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहती है। जो मेरे बाप दादा ने कमा के मुझे दिया है उसमें से 55%, और सैम पित्रोदा ने यूएस का एग्जांपल दिया है कि 55% इनहेरिटेंस टैक्स में गवर्नमेंट ले लेती है और बाप दादा की कमाई का 45%। मोदी जी तो कह रहे हैं आधा, अरे तो आधे से भी ज्यादा की बात कर रहे हैं। 55% मेरे पिताजी की जो संपत्ति जो मुझे मिली है उसमें से 55% इनहेरिटेंस टैक्स लेने की बात हो रही है और 45% मुझे मिलेगा, तो मैं वेल्थ क्रिएट क्यों करूंगा? दिस इज एंटी ग्रोथ ऑफ द कंट्री आइडिया, दिस इज एंटी एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ आइडिया एंड दिस इज एंटी जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री आइडिया। ये घनघोर लेफ्टिस्ट आइडिया है जिसको पूरे दुनिया ने अस्वीकार कर दिया, पर सैम पित्रोदा उसको यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि उनके पास नए आइडियाज नहीं है। दे डोंट हैव एनी इनोवेटिव आइडिया। और आपने मैनिफेस्टो की बात करी, मैंने आपके साक्षात्कार में भी बोला कि 35 साल से एक ही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा है। आप पूछिएगा आलोक जी से, जो 1992 में मैनिफेस्टो सज्जन बना रहे थे, आलोक जी 2024 में भी वही बना रहे हैं। उनके पास आइडिया नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज का उपयोग गौरव जी, करते हैं। मैं आपके पास लौटूं। एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, वो सिर्फ एक ही की का उपयोग करते हैं जिसको कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कट कॉपी पेस्ट। ये नए आइडियाज कुछ नहीं है, और नए आइडियाज जो देते हैं कांग्रेस उसके लिए अवरोध उत्पन्न करती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इनहेरिटेंस टैक्स is a regressive idea. It kills the aspirations of middle income group. ये एंटरप्रेन्योर्स की भावना को कुठाराघात करता है, ये मिडिल क्लास पे कुठाराघात करता है, ये भारत की आर्थिक प्रगति पे कुठाराघात करता है, और यही कांग्रेस के असली आइडियाज हैं। जी गौरव वल्लभ, मैं आलोक जी के पास आऊं। गौरव जी, मैं आपको 5-7 मिनट के और रोकूंगा क्योंकि कुछ बुनियादी और बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मुझे आपसे चाहिए। संजीव सिंह, 3-4 बड़ी बातें हैं। आपकी पार्टी के पास अब आइडियाज़ नहीं हैं, रिग्रेसिव आइडियाज़ हैं। आपकी पार्टी लेफ्ट ओरिएंटेड हो गई है। आपकी पार्टी देश में एक ऐसी व्यवस्था चाहती है जो देश के हक में है ही नहीं, और आपकी पार्टी में वैसे लोगों के पास कमान है जो जर्जर हो चुके हैं, उनको होना ही नहीं चाहिए था। नई जो पीढ़ी है और नया खून है, नया आइडिया है, उसके लिए आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होती। आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अभी म्यूट है शायद। जी, आपके सवाल के मुताबिक कि कांग्रेस पार्टी के पास आइडियाज नहीं, वो आइडियाज ये वो सोच ही है कि जो हमारा न्याय पत्र आया है और 102 सीटों पे जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से पराजित हो रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री की बौखलाहट किस तरह से आई। आज कहना गलत नहीं होगा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से सबसे निकृष्टतम और निचले स्तर का वक्तव्य आज देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, और क्या क्या नहीं कर डाला। आज कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो पे बात कर रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी के नवागत प्रवक्ता महोदय जो कल कांग्रेस की ढपली गाया करते थे, जब कांग्रेस पार्टी में थे तब ये सनातन के ऊपर चुप्पी साधते थे, जब कांग्रेस में रहते थे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बढ़ चढ़ करके बोलते थे, कांग्रेस के विकास की बात करते थे। उनके बारे में बात नहीं कर, उनके बारे में इतना ही कहना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर हुई है तो छुपे हुए गौरव वल्लभ जैसे संघियों की वजह से। ऐसे संघी कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा सवाल ये नहीं है। गौरव वल्लभ ने जब इंटरव्यू दिया था, एक मिनट संजीव सिंह, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो कहा था कांग्रेस में वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ एक माहौल चलता है। इनके मैनिफेस्टो में गरीबी के ऊपर चर्चा नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई पर चर्चा नहीं है, प्रतिदिन जो 32 किसान आत्महत्या कर उस पर चर्चा नहीं है। हम तो मैनिफेस्टो लाए, हम बात कर रहे हैं। और जो आपने बात कही कि इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, ये कब हुआ था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जो 1985 में राजीव गांधी जी के समय स्टेट ड्यूटी समाप्त की गई। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसमें वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इस बात को उठाया, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने उठाया,
और रही बात सैम पित्रोदा जी की बात कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा जी ने तो ईवीएम पे भी चर्चा की थी। गौरव भाई थोड़ा उसके बारे में बात करिए, क्या करना है। तो आप जो पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं, हमने बिल्कुल कहा ठीक है कि संजीव सैम सिंह, आ पित्रोदा रहा जी हूं। के व्यक्तिगत विचार हैं, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा करना चाहती है। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो भी अभी जस का तस है। आलोक जी, चूंकि आपने ये चर्चा सुनी है और मैं चाहता हूं कि आपका इनपुट अब आए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। धन्यवाद। असल में राणा जी, बहुत बातें तो गौरव जी ने कह दी और मैं राजनीतिक बहस में नहीं पढ़ रहा। मैं अपने दर्शकों के लिए साफ, सैम पित्रोदा जी केवल सलाहकार नहीं है, संरक्षक भी हैं परिवार के, राजीव गांधी जी के समय से। और ये पार्टी ने तो कह दिया कि भाई वो उनका अपना मत है, लेकिन साथ साथ जैसा अभी हमारे मित्र ने बताया कि भाई मैनिफेस्टो में भी समानता की बात कही गई है, डिस्ट्रीब्यूशन की। और अमेरिका में जो कानून है उसके तहत 55% का उन्होंने उदाहरण दिया, तो वो केवल कारपोरेट की कंपनियों पे लागू नहीं होगा। देखिए कंपनियों में कैसे आप, कंपनी इतने शेयर होल्डर है उनमें कैसे आप कर लेंगे, लेकिन हाँ उसकी जो परिवार का मकान है, दुकान है, या मिडिल क्लास के जो लोग हैं, असली में चिंता इस बात पर है, इसमें पॉलिटिकल नहीं। देखिए जो पॉलिटिकल कर रहे नहीं, हम उसके दूसरी गंभीर बात पे कह रहा हूँ कि जो हमारे पिता ने, दादा ने, आपने जो बनाया, उसमें से वहां अमेरिका में बिल्कुल अलग अलग परिवार। बेटा 15 साल के बाद यूरोप में तो सब बच्चे अलग रहने लगते हैं, हॉस्टल जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट जीते हैं। वहां के और परिवार यहाँ की स्थिति में जो अंतर है, उस दृष्टि से सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है वो इतना खतरनाक एक तरह से इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक है, मैं ऐसा मानता हूँ। हो सकता है कि वो कहें कि बहुत अच्छा है, क्योंकि नेचुरली वो उनके परिवार के अंग है, उनके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो अभी सही बताया, राजीव जी के समय में क्यों हुआ था, इंदिरा जी की संपत्ति को भी किसको मिले, इसलिए उन सलाहकारों ने। ये भूल गए हंसराज भारद्वाज जी मेरे भी तभी मित्र थे जब संजय गांधी के लिए भी काम करते थे। मैं इसलिए जानता हूं कि उनकी सलाह थी और इसलिए हुआ। वीपी सिंह को क्रेडिट गौरव वल्लभ जी ने वैसे दिया, वित्त मंत्री जो होगा वो तो कागज पे दस्तखत करेगा। ये इसलिए किया गया था, शुरुआत में तो गांधी परिवार की संपत्ति का मामला था और सारे पूंजीपति धीरे धीरे आने शुरू हुए थे। अंबानी भी उन्हीं काल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में आए, अडानी उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के मनमोहन सिंह के राज में ज्यादा जी बढ़े। आ रहा हूं। तो इसलिए उनकी कुछ संपत्ति का बातें हिसाब जो किताब तो आलोक जी बाद ने में अभी होगा। रखी, उनसे भी सवाल पैदा होते हैं। आ रहे हैं संजीव सिंह आपके पास। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो चुनावी जंग चल रही है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की हो चली है। इसमें कहीं कोई शोर किसी दूसरी पार्टी का आप सुन नहीं रहे होंगे। बीजेपी ने ऐसे मुद्दे पकड़ लिए हैं मानो किसी ने किसी का गला पकड़ लिया हो और छुड़ाने में सारी की सारी ताकत लग रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से यही साबित करने में लगी हुई है कि उसके खिलाफ जो कहा जा रहा है वह गलत है। ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से लेकर जायदाद के बंटवारे तक पर कांग्रेस के नेता पार्टी का स्टैंड और उसकी मंशा तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयान के जरिए साफ करने में लगे ही थे कि सैम पित्रोदा का बयान आ गया। अमेरिका में तो विरासत टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स भी लगता है। अब कांग्रेस यह बता रही है कि भाई ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सैम पित्रोदा ने भी कहा है कि मैंने कोट किया अमेरिका को, ना कि मैंने इंडिया में इस तरह की नीति अपनाई जानी चाहिए, कांग्रेस सरकार आती है तो यह कुछ कहा है। मगर बीजेपी कह रही है कि भाई वो आपके ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो पर सवाल का जवाब देते हुए वो वहां तक चले गए तो यूं ही नहीं होगा। और आलोक जी कह रहे हैं कोई मेंटोर हैं और कांग्रेस का थिंक टैंक है, तो लाजमी है कि वो जो कुछ भी सोच रहे होंगे उसके असर से कांग्रेस बाहर रहे, ऐसा भी संभव नहीं है। जो लोग कांग्रेस और कांग्रेस की पॉलिसी तैयार करने वाले लोगों को जानते हैं, उनके मुताबिक, जैसे कि आलोक जी, और कांग्रेस इसी फांस से पिंड छुड़ाती हुई दिख रही है। अब आप कांग्रेस का ये बयान सुनिए। योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। और वो जो विषय वो उचित समझते हैं, वो विषय जो महत्वपूर्ण समझते हैं, जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है।
ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है। ये कांग्रेस का स्टैंड है कि जानबूझ करके सनसनीखेज बनाया जा रहा है। सैम पित्रोदा, जैसा आलोक जी कह रहे हैं, और जग जाहिर है कि वो गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक के तौर पर जाने जाते हैं। राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, यह दो जो प्रधानमंत्री रहे उनको सलाहकार रह चुके हैं। भारत में संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ये टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार जो देश में हुआ, कंप्यूटर भारत में आने की शुरुआत हुई, उस दौर के वो जनक कहे जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब भी चुनाव आते हैं, सैम पित्रोदा कुछ ऐसा कह देते हैं कि कांग्रेस के लिए वो मुसीबत बन जाता है और बीजेपी के लिए मजबूत चुनावी मुद्दा। मैं दो बातें आपको बताता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में उनका बयान था और उस पर बवाल हुआ था। 84 के दंगों को लेकर राजीव गांधी का बचाव करते हुए सैम बोल गए थे कि अब क्या है, 84 में जो हुआ सो हुआ, आपने क्या किया 5 साल में उसकी बात तो करिए। अब 1984 में जो हुआ सो हुआ, यह मामला कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। इसके ठीक पहले फरवरी 2019 में जब बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस पर उन्होंने कहा था कि ये जो स्ट्राइक है, मैं जानना चाहता हूं कि उससे नुकसान कितना हुआ है। लगे हाथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी 2-4-5 लोगों के करतूत के चलते देश के गिरेबान पकड़ लेना ठीक नहीं है। 2008 में मुंबई में आतंकवादी तो 8 ही आए थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसके चलते पाकिस्तान को ही आप दोष देने लगे, यह बात ठीक नहीं है। और उनके ये दोनों बयान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुद्दा बने, हथियार बने, और बीजेपी ने जो प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की, उसमें इन बयानों की भी भूमिका रही होगी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अब मैं सवाल पे आता हूं। संजीव सिंह, आपके यहां इस तरह के बयान देने वाले जो बयानवीर हैं, उन्होंने आपकी पार्टी को बार बार मुसीबत में डाला है। कभी वो मणिशंकर अय्यर हो जाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह हो जाते हैं, कभी सैम पित्रोदा हो जाते हैं, और ये सब लोग वैसे हैं जो राजनीति से बेदखल हो चुके हैं, जमीन से कट चुके हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात कि आपने आदरणीय जयराम रमेश जी को सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। 5 दशक की सबसे बड़ी बेरोजगारी पे चर्चा नहीं है मैनिफेस्टो में। जिन किसानों को 26 महीने इंतजार कराया स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, जो कि गुरु नानक जयंती के दिन कसम खाकर कहा था कि मैं आपके लिए जो है एमएसपी का लीगल कानून दूंगा, वो प्रधानमंत्री जी क्या के किसानों को दोबारा ना पड़ा, और कहते हैं कि साहब मंगलसूत्र भेज दिए जाएंगे। अरे कम से कम मंगलसूत्र का सम्मान प्रधानमंत्री जी स्वयं आप अपने आप देखते तो इस तरह की भाषा न कर आप प्रयोग करते कि मंगलसूत्र भेज दिया जाएगा। अरे जिस देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बलिदान हुए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र इस देश के लिए बलिदान हुआ। संजीव सिंह जी, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे सवाल के जवाब, अगर आप कहते हैं कि किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाती, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामीनाथन कमीशन किसने बनाया, उसकी रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा। अगर आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो अब सवाल हो जाता है कि वो जनगणना 2011 में हुई थी, उसकी रिपोर्ट आपने क्यों नहीं जारी की थी? तो दरअसल आपने ही अपने लिए गड्ढे खोद रखे। रिपोर्ट के अनुसार 175 संस्तुतियों को लागू किया। भारतीय जनता पार्टी ने कितना लागू किया, गौरव वल्लभ नहीं बता पाएंगे, केवल 25। और मैं संजीव सिंह जी को केवल, अब मैं माफी चाहता हूं, समय की कमी है, लेकिन आपकी पार्टी में नेता, मुद्दे और मसले ऐसे हैं जो आपके लिए बार बार मुसीबत बनते हैं, और ये आपकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन चुका है। कांग्रेस का न्याय पत्र, वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपका